देखिए मोल कॉन्सेप्ट में रिवीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पढ़ेंगे स्टेचोमेट्री। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था स्टेचोमेट्री से पहले, वो भी मैं बता देता हूँ। उस पर एक आध कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ये कभी एग्जाम में एक दो जगह पूछा गया है, इसलिए बता देते हैं इसको। टू फाइंड आउट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है किसके किसके बेसिस पे? इक्विवेलेंट मास के बेसिस पे। इक्विवेलेंट मास को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे अभी, पर थोड़ा सा कुछ अलग है। देखिए थोड़ा सा बता दें एक दो क्वेश्चन यहाँ पे। ये कह रहा है इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे आता है। इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है। जिस भी एटम का हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, उसका एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, वैलेंसी। तो यहाँ से एटॉमिक मास कैसा आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से। तो अगर हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्विवेलेंट मास के। तो एटॉमिक वेट इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इंटू इंटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी। ठीक है। ये जो मास निकल का आता है एटॉमिक वेट, ये क्या आता है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकल का आता है। ठीक है। एक होता है अप्रोक्सीमेट। अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट की, तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का सम इज इक्वल टू होता है 6.4। ये भी एक रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू कितनी होती है, 6.4। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं, उससे समझ में आएगा। ये कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल वाज फाउंड टू बी 0.16 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। वाट विल बी, तो कह रहा है हमारे पास एक मास है जिसका स्पेसिफिक हीट कितनी पाई गई है, 0.16 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। वाट विल बी अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये कह रहा है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट क्या है, और कह रहा है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कितना दे रखा है, 32.7। चलिए तो देखिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसने पूछा था अप्रोक्सीमेट वेट और हमें क्या दे रखा था, स्पेसिफिक क्या दे रखी है, हीट दे रखी है। तो हमने अभी भी एक रिलेशन देखा है कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट वो इजिकल टू होती है 6.4 के। बस इसी को हमने लगा दिया। स्पेसिफिक हीट दे रखी है उसने 0.116 और ये इजिकल टू कितना होगा, 6.4। तो बस यहाँ से क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसके सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा था एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, वो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट वो कैसा आता है, देखिए जो अगर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। ये ठीक है, ये वैलेंसी हम निकालें तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। वैलेंसी अगर हम देखें तो क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो हमारे पास एटॉमिक वेट कितना आ गया, ये जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकल का आया कितना, 55.17, और इक्विवेलेंट वेट देखा हमने 32.7। तो क्या आ जाएगी यहाँ से, बैलेंसी आ गई। बैलेंसी कितनी आ गई, 2। अब जैसी बैलेंसी आई तो अब एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या होगा, इनटू, देखिए इसे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट यहाँ करेंगे, ये वैल्यू सोल्व करके आ रही है 1.68, मगर क्या है जो हमने एटॉमिक वेट लिया था वो अप्रोक्सीमेट था, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट लेंगे इंटीजर फॉर्म में। बैलेंसी क्या होगी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती। बैलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, किसी भी एटम के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएंगे, या तीन जाएंगे। समझ गए एक बात नहीं। तो बैलेंसी जो है वो 1.6 नहीं होगी, वो इंटीजर वैल्यू में होगी, क्योंकि ये 1.5 से अधिक है तो इसलिए क्या अप्रोक्सीमेट मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है। अगर ये 1.3 होता तो अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते, 1। चलिए तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट अब जो आएगा वो आएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट दे रखा 32.7 और वैलेंसी यहाँ से कितनी आ गई, 2। तो अब ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 65.4, और ये क्या है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट है, वो क्या था, अप्रोक्सीमेट। तो हमने क्या करा, हमारे पास अप्रोक्सीमेट वेट निकल आया था, उससे हमने क्या निकाल लिया, वैलेंसी। क्योंकि जो जिस एटम का एटॉमिक वेट निकालना उसकी बैलेंसी नहीं मालूम, क्योंकि एग्जैक्ट एटॉमिक वेट किससे आएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, और वैलेंसी हमें मालूम नहीं थी, उसने क्वेश्चन में बैलेंसी नहीं दी थी। तो किससे निकल जाएगी वैलेंसी, जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट था डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वहां से हम निकाल लेंगे, और वो कितनी आ जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट आ रही 1.68, मगर इसको अप्रोक्सीमेट कितना लेंगे, 2, क्योंकि जो वैलेंसी है वो इंटीजर वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है इफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मेटल इज कितना, 9, having its oxide as M2O3, what will be
उसने कहा है हमारे पास एक मेटल है जिसका इक्विवेलेंट मास कितना दे रखा है 9, और वो फॉर्मूला उसका जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अपना ऑक्साइड बनाता है कैसा M2O3। वाट विल बी क्या पूछ रहा है, मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट। दूसरा कह रहा है मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स सल्फेट, और इसके सल्फेट का मोलिकुलर वेट क्या होगा। अगर इस मेटल का हम सल्फेट बनाएं तो उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। सबसे पहले तो काम क्या है, सबसे पहला काम है इस मेटल की वैलेंसी का पता करना। देखिए मेटल की वैलेंसी हम यहाँ से देखें तो कैसे आ जाएगी, बहुत सिंपल से निकल रही है। मेटल ऑक्साइड हो रहा है, देखिए मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी जनरली होती है 2, और ये 2 जा रहा होगा इधर, और इसकी जो वैलेंसी है वो जा रही होगी इधर। तो देखिए इधर कितनी है 3, तो इसका मतलब ये कितनी रही होगी 3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ और ये मल्टीप्लाई यहाँ, तभी तो ये फॉर्मूला बन रहा होगा M2O3। तो O की जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई 3, वो M की जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई 3। तो ठीक है, तो M की जो वैलेंसी है देखिए वो इधर मल्टीप्लाई होती है और ये इधर, जब भी तो आपस में फॉर्मूला बनता है। चलिए ये वैसे भी आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये O किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। O किस में जाएगा -2 में, और ये कितने हैं, ये हैं कितने बेटा ऑक्सीजन 3 हैं, तो -2 × 3 कितना होगा -6। O की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई टोटल -6, तो M पे कितना चार्ज आएगा +6, मगर M है कितने 2, तो एक M के हिस्से में कितना आएगा +3। तो यहाँ से पता चल गया कि बैलेंस इसकी कितनी हो गई 3 हो गई। चलिए खैर अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकाल लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना, देखिए तो एटॉमिक वेट अगर हम क्या कर लें, एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट उसने दे रखा है इसका कितना 9। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इस मेटल ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है या मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकलेगा, इसका मोलिकुलर वेट कब निकलेगा, O का तो वेट मुझे पता है 16 होता है, मगर ये जो मेटल यूज हो रहा है M, इसका वेट नहीं पता। तो इसका एटॉमिक वेट कैसे निकाल लेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास दे रखा कितना 9, तो एटॉमिक वेट किस आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास दे रखा है मेटल का कितना 9, और वैलेंसी हमने पता कर ली कितनी 3। तो यहाँ से एटॉमिक वेट निकल कर आ गया मेटल का कितना 27। बस अब तो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस मेटल ऑक्साइड का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो रखिए देखिए M का कितना है 27, और इंटू कितने मेटल हैं 2, प्लस O का कितना होगा 16, इंटू कितने ऑक्सीजन है 3। बस इसका सम कर देंगे, कितना आ गया 102, यानी कि 102। उसने एक और कहा है कि अगर इस मेटल का सल्फेट बनाए तो उसका मोलिकुलर मास बनाओ, उसका मोलिकुलर मास बताइएगा। तो देखिए मेटल सल्फेट अगर हम बनाएं तो कैसे, इस मेटल के सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा पहले वो पता करना पड़ेगा। तो मेटल की बैलेंसी तो कितनी है 3, और सल्फेट जो आयन होता है SO4 - 2, उसकी बैलेंसी कितनी होती है 2, -2 उसकी बैलेंसी 2 और उसकी बैलेंसी 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है बैलेंसी फॉर्मूला बनाते हुए, तो ये 2 इधर और 3 इधर, तो क्या हो गया M2SO4 का होल थ्राइस। ये मोलिकुलर फॉर्मूला होगा इस मेटल के सल्फेट का। तो अब तो बस मोलिकुलर मास निकालना कैसे, M का कितना है 27, M का एटॉमिक वेट कितना है 27, इंटू कितने M है 2, प्लस सल्फेट का निकाल लीजिए। सल्फेट इस SO4 का कैसा आएगा, सल्फर का होगा 32, O का होगा 16, इंटू कितने 4। ये ओवरऑल किसका हो गया SO4 का, इंटू क्या कर देंगे इस पे 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले SO4 का निकालिएगा ये रहा, और इंटू क्या कर देंगे 3, क्योंकि SO4 है कितने 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए अब ये नया टॉपिक है जो इसमें पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का। ये कह रहा है केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को अगर हम क्या करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दें तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दें, तो वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो केमिकल इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें, किसी भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें, तो क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास H2 फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्या हो रहा है, हमने क्या करा, रिएक्शन कराई जैसे मेथेन की CH4, मेथेन की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, और उससे क्या बन गया, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसको अगर हम क्या करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें, जैसे मीथेन का रिप्रेजेंटेशन होता है CH4, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन होता है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है CO2, और वाटर मॉलिक्यूल बना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है H2O। तो ये अब इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दें तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
रिएक्शन, यहाँ पे जनरली क्या है, दो टाइप की हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक तो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन और एक केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें फिजिकल चेंज हो, जिसमें फिजिकल चेंज हो और केमिकल चेंज ना हो। फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए या गैस हो जाए। तो अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है मगर केमिकल कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज तो ना हो मगर फिजिकल स्टेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी हो जाए, फिजिकल स्टेट बदल जाए, तो उसे बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। और फिजिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। ठीक है, तो कह रहा है दोज रिएक्शन इन विच चेंज इन ओनली एंड ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट एनी केमिकल चेंज। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें केवल और केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाती है, फिजिकल रिएक्शन। जैसे वाटर है, वाटर ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या थी, अगर देखिए हमारे पास क्या है, ये वाटर गैस ले लीजिए, इसको वाटर गैस ले लो या वाटर सॉलिड ले लो। वाटर सॉलिड से क्या बन गया, वाटर लिक्विड बन गया, तो इसकी फिजिकल स्टेट बदल गई। ये क्या था, सॉलिड स्टेट में था और ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया। इसे आइस बोलेंगे, इसे वाटर बोलेंगे। मगर केमिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है, और उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2 है। तो केमिकल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है मगर फिजिकल स्टेट में क्या हो गया, चेंज। तो ये क्या कहलाएगी, फिजिकल रिएक्शन। ठीक, और फिजिकल रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल्स में, तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, चलिए जैसे वाटर लिक्विड को हमने कन्वर्ट कर दिया वाटर वेपर में, यानी कि गैस फॉर्म में। तो वाटर लिक्विड से हम किस में ले गए, वाटर वेपर में ले गए, यानी कि गैस फॉर्म में ले गए। तो यहाँ फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, केमिकल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा केमिकल स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ H2O है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब केमिकल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड है वो बिल्कुल सेम है, और केमिकल बॉन्ड सेम है, यानी कि जो एटमों का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, लिक्विड से किस में पहुंच गई है, गैस फॉर्म में। तो ये क्या कहलाएगी, फिजिकल रिएक्शन, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्वेशन। चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करें। those reaction in which chemical change is must, ठीक है, but change in the physical state of a substance may or may not be। ये कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज तो 100% हुआ हो, और मगर फिजिकल जो स्टेट में चेंज है वो हुआ भी हो या ना हुआ हो। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज तो हो मगर फिजिकल चेंज हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं भी, मगर केमिकल चेंज 100% हुआ हो, तो वो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। जैसे ये कह रहा है जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस थी और ये आयोडीन गैस थी, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके क्या बन गया, 2HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गई। ठीक है, तो केमिकल चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड था वो HH के बीच में बॉन्ड था, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो II के बीच में था, और यहाँ जो बॉन्ड बन गया वो H और I के बीच में। नया बॉन्ड बना है तो नई केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो केमिकल चेंज तो हो गया। फिजिकल चेंज की बात करें तो ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, फिजिकल चेंज इसमें नहीं हुआ है। फिजिकल चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर केमिकल चेंज हो गया तो फिर वो केमिकल रिएक्शन होगी, चाहे फिजिकल चेंज हुआ हो उसमें चाहे ना हुआ हो। यहाँ देखिए जैसे CaCO3 सॉलिड है, इसको अगर हम हीट कर दें तो ये ब्रेक हो जाता है CaO में और CO2 में। ठीक है, इसकी स्टेट की बात करें तो केमिकल चेंज तो हो गया, क्योंकि ब्रेक हो गया तो नए दो सब्सटेंस बन गए, तो केमिकल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी इससे, तो केमिकल चेंज तो हो चुका है। बात करें फिजिकल चेंज की, ये सॉलिड था, ये सॉलिड है, मगर वो गैस है, तो फिजिकल चेंज भी हुआ, इसमें हुआ है, और फिजिकल चेंज हुआ है और केमिकल चेंज हुआ। अगर दोनों चेंज हुए हैं, फिजिकल और केमिकल, तो वो कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। जिसमें भी केमिकल चेंज हो गया तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, चाहे साथ में फिजिकल चेंज हुआ हो चाहे ना हो। जिसमें केमिकल चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो, तो वो कहलाएगी फिजिकल रिएक्शन। देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी चैप्टर के लेक्चर में कि अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब कोई रिएक्शन इनिशियली जितना टोटल मास किसका था रिएक्टेंट का, फाइनली उतना ही टोटल मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकता है मगर कन्वर्ट क्या होगा, क्रिएट नहीं हो सकता, कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इस इक्वेशन मास कंजर्वेशन का मतलब हो गया सीधा सा कि तो रिएक्टेंट का टोटल मास इनिशियली इक्वल होगा फाइनल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
in any reaction mass is neither be create nor destroy but transfer from one form to another form, या कह सकते हैं इट मीन्स टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मगर रिएक्टेंट का मास कौन सा, इनिशियली वाला मास, और प्रोडक्ट का कौन सा मास, फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। चलिए, जैसे ये एक रिएक्शन है CaCO3, इससे हमने क्या करा, हीट करा, तो इससे क्या हो गया, CaO बन रहा है और प्लस CO2 बन रहा है। तो अगर हम बात करें इनिशियली रिएक्टेंट का मास, तो रिएक्टेंट का मास अगर ये देखिए, अगर ये 1 मोल है, अगर CaCO3 1 मोल है, तो इसके ब्रेक होने से क्या बनेगा, 1 मोल CO बनेगा और 1 मोल CO2 बनेगा। तो अगर ये इनिशियली 1 मोल था, तो इसके 1 मोल के डीकम्पोजिशन से 1 मोल CO मिल जाएगा और 1 मोल क्या मिल जाएगी, CO2। तो इसके 1 मोल का मास होगा कितना, वो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होगा 12, O का होगा 16 और कितने ऑक्सीजन है 3, तो इसको जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम। सेम कहानी यहाँ देखें, इसका मास निकालें, इसके 1 मोल का मास, तो कैल्शियम का होगा 40, O का होगा 16, तो दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 56 ग्राम, और CO2 का कितना आएगा 44, इन दोनों का सम देखें तो वो भी कितना आएगा 100। तो इनिशियली मास कितना था 100, और जो कंप्लीटली इसमें ब्रेक हो जाएगा तो टोटल मास भी प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा 100 ग्राम। मगर ध्यान रहे ये आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब ये क्लोज कंटेनर में होना चाहिए और दूसरी कोई और रिएक्शन इसके कॉन्टेक्ट में ना आए। क्लोज कंटेनर में इसलिए, अगर ये क्लोज कंटेनर में नहीं होगी तो एक जो प्रोडक्ट है CO2 ये गैस फॉर्म में बन रहा है, ये हाथों हाथ यहाँ से भाग जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए बात करें अब स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन इज, स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, यही आज का टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री क्या है, सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखें, ये स्टोइचियोमेट्री जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लगेगा, वो रिएक्शन, वो जब लगेगा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इक्वेशन में, जब क्या हो जाए वो इक्वेशन यानी कि वो रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इक्वेशन को बैलेंस करना, तो ये एप्लीकेबल होगा या स्टोइचियोमेट्री किस रिएक्शन के लिए हम पढ़ेंगे, जो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन को क्या कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, या कह सकते हैं रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिसे बोलते हैं इक्वेशन, उसे आप क्या कर लें, बैलेंस कर लें। स्टोइचियोमेट्री डिफाइन होगा किसके लिए, बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए। ठीक, और ये स्टोइचियोमेट्री होता क्या है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टेचो और मैट्रिक। मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है, स्टेचो का मतलब होता है एलिमेंट और मैट्रिक का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यानी कि एलिमेंट की यूनिट। चलिए, ये कह रहा है इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज स्टोइचियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझाता हूं क्या है, ये कह रहा है, देखिए स्टोइचियोमेट्री क्या है, इस देखिए कोई भी स्टोइचियोमेट्री क्या है, किसी भी बैलेंस रिएक्शन के लिए, किसी भी बैलेंस रिएक्शन के लिए जो जो क्या है, कॉफिशिएंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कॉफिशिएंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कॉफिशिएंट हैं, उनका जो सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। और किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्री हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन को जब आप किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनसे पहले जो नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3, वो नंबर होते हैं क्या, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट नंबरों का जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट जो रेशो है वो क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्री। जैसे एग्जांपल से समझें, जैसे एक हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना रही हैं, अमोनिया गैस बना रही हैं। इस प्रोसेस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलिए खैर, फिलहाल उसकी बात नहीं हो रही कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। यहाँ देखें, पहले इक्वेशन को बैलेंस करें, ये नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और वहाँ पे अगर NH3 में अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन कितना था 1, नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम कितने थे 1 और यहाँ कितने थे 2, तो यहाँ पे 2 करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, मगर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे एक अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम थे 3, और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 6 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे H2 में कितने हाइड्रोजन एटम थे 2, और वहाँ है कितने 6, तो यहाँ भी 6 करने के लिए इसे 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब ये जो नंबर लिखे हैं, जैसे नाइट्रोजन के पहले तो नंबर क्या होगा 1 को लिखने की रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये इसके जो कोफिशिएंट है, नाइट्रोजन के कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 3 और अमोनिया का कितना है 2, ये है फिलहाल कोफिशिएंट। इन कोफिशिएंट का रेशो क्या करें, सिंपलेस्ट रेशो करें।
इसका कॉफिशेंट था 1, इसका 3, इसका 2। अब इनका रेशो निकाला, रेशो को क्या करें, सिंपलेस्ट करें। ये इससे और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक का रेशो कितना आ चुका है 1। 1 से छोटा और नहीं ले जाएंगे, नहीं तो वो फ्रैक्शन में पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है, होल्स सिंपलेस्ट रेशो लेना, और सिंपलेस्ट रेशो भी किस में लेना है, होल नंबर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये होल नंबर आ चुका और ये इससे छोटा होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो रेशो है ये ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट है और इससे सिंपलेस्ट नहीं होगा। तो ये जो कॉफिशेंट थे वही क्या हो गए, इस समय यहाँ स्टेचोमेट्री हो गए। तो इसका स्टेचोमेट्री रेशो कितना हो गया, 1:3:2। यही क्या कहलाएंगे, स्टेचोमेट्री। जो कॉफिशेंट थे वही क्या हो गया, स्टेचोमेट्री, क्योंकि जो कॉफिशेंट का रेशो था वो ऑलरेडी क्या था, सिंपलेस्ट था। चलिए, जैसे मैं इस पूरी रिएक्शन को मैं क्या करूँ, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन 2H2N2 प्लस 6H2 और क्या हो जाएगा 4NH3। तो यहाँ पे अब कॉफिशेंट क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन का कॉफिशेंट हो गया 2, हाइड्रोजन का कॉफिशेंट हो गया 6 और अमोनिया का कॉफिशेंट कितना हो गया 4। तो यहाँ कॉफिशेंट तो 2, 6, 4 है, मगर ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब क्या इनमें कोई वैल्यू कॉमन है, तो कॉमन जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक इनमें कोई वैल्यू कॉमन है। तो इसमें इन सब में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो ये फिर देखो वही आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका कॉफिशिएंट कुछ भी हो मगर स्टोइचियोमेट्रिक रेशो इस रिएक्शन का, कोई किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमेशा क्या रहता है, सेम। तो इसमें पहले कितना आता है 1:3:2 और अभी भी कितना आ रहा है 1:3:2। तो इस कॉफिशिएंट का जो सिंपलेस्ट रेशो होता है उसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशो। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो है वो कॉफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए, तो जैसे कोई रिएक्शन ये रिप्रेजेंट हो रही थी, जैसे कोई रिएक्शन है, ये ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है, और N1 N2 और ये M1 और M2 ये क्या है, सब कॉफिशिएंट हैं किसके, ए बी और सी डी के। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये रिएक्शन अगर मान लीजिए बैलेंस है तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर इसके ए के कितने, इस रिएक्शन में ए के कितने मोल यूज हो रहा है, N1 मोल, तो बी के कितने मोल यूज हो रहे होंगे, N2, और सी के कितने मोल फॉर्म्ड हो रहे होंगे, M1, और डी के कितने मोल फॉर्म्ड हो रहे होंगे, M2। तो ये स्टोइचियोमेट्री जो कॉफिशिएंट है वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं अमाउंट को, कि किस किस एलिमेंट का कितना अमाउंट यूज हो रहा है। चलिए, तो N1 N2 तो क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए किसके, रिएक्टेंट के, और M1 M2 क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया प्रोडक्ट के। जरा देखिए बात, ये कह रहा है सिंपल कंपोनेंट रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल डबल की कोई बात नहीं, वो तो आप बस देखते जाइए। अब जैसे हमारे पास क्या है ये है जी CaCO3 सॉलिड था, इसको हमने क्या करा, हीट करा, हीट करके ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एक तो, और एक क्या बन जाएगी CO2 गैस। जब भी कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है और क्या बन जाती है, CO2। ठीक, अब इसका अगर हम इक्वेशन को चेक करें कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, जब भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएंगे तो सबसे पहला काम है कि इक्वेशन को चेक कर लेना कि वो बैलेंस है कि नहीं। फिलहाल ये बैलेंस है, यहाँ कैल्शियम 1 है, उधर भी 1 है, इधर कार्बन 1 है, उधर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, वहाँ भी 3 है, 1 ये रहा, 2 ये रहे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो ये जो स्टोइचियोमेट्री, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, तो तीनों का स्टोइचियोमेट्री 1 1 है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो, अगर इसका स्टोइचियोमेट्री रेशो कितना है 1:1:1, अगर इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो वो यही रहेगा क्योंकि इससे और छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, जो कोएफिशिएंट रेशो था, वही क्या हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गए, 1:1:1 हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब समझो इसका स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर इसके एक मोल को डिकम्पोज करूंगा तो उसका भी कितना मोल बनेगा, 1, और उसका भी कितना मोल बनेगा, 1। तो ये जो स्टोइचियोमेट्री है ये रिलेशन बताते हैं अमाउंट के बारे में। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल को डिकम्पोज किया है तो उसका क्या होगा, 1 मोल फॉर्म्ड होगा, और उसके भी कितने मोल होंगे, 1 मोल। मतलब इनका रेशो बराबर है, तो जितना अमाउंट इसका लेंगे उतना ही अमाउंट इसका बनेगा, उतना ही अमाउंट इसका बनेगा। चलिए, जैसे अगर इसका मैं क्या लूं, इसका अगर मैं 1 मोल लूं तो उसका भी कितना फॉर्म्ड होगा, इसके 1 मोल के डिकम्पोज होने से 1 मोल क्या बन जाएगा, CO, और 1 मोल क्या बन जाएगा, CO2। क्यों, क्योंकि इनका स्टोइचियोमेट्री 1 1 1 है। चलिए, अगर मैं वेट की बात करूं तो इसके 1 मोल का वेट क्या होगा, 1 मोल का वेट मतलब जो इसका मोलकुलर मास है, इसका मोलकुलर मास कितना होता है 100, कई बार हम निकाल चुके हैं। इसके 1 मोल का वेट कितना होगा, इसका 1 मोल का वेट होता है 56, और इसके 1 मोल का वेट कितना होता है CO2 के 44। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि
कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल को डिकम्पोज करूंगा तो उससे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 1 मोल क्या बनेगा, CO2। ये ऐसे कह लो, इसके 1 मोल का वेट है कितना, 100 ग्राम। तो कहेंगे अगर हम क्या करें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें तो उससे क्या बनेगा, 1 मोल CO बनेगी, या 1 मोल CO का वेट कितना है, 56। तो ऐसे कह सकते हैं कि 56 ग्राम क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड। और 44 एक, क्योंकि 1 मोल CO2 बनेगी और 1 मोल CO2 का वेट है कितना, 44। तो हम क्या कह सकते हैं कि 44 ग्राम क्या बनेगी, CO2 मिल जाएगी। या 1 मोल गैस का, ये गैस है, 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ऐसे कह सकते हैं कि CaCO3 के 1 मोल को डिकम्पोज करने से CO का 1 मोल बनेगा। ये ऐसे कह सकते हैं CaCO3 के 1 मोल को डिकम्पोज करने से 56 क्या बनेगी, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये ऐसे कह सकते हैं कि CaCO3 के 1 मोल को डिकम्पोज करने से 1 मोल CO2 मिलेगी, या 1 मोल CaCO3 को डिकम्पोज करने से 44 ग्राम CO2 मिलेगी, या 1 मोल CaCO3 को डिकम्पोज करने से 22.4 लीटर क्या बनेगा, वॉल्यूम मिलेगा STP कंडीशन पे, किसका, CO2 का। ये ऐसे कह सकते हैं इसका वेट हो उसके मोल हो, कि 100 ग्राम CaCO3 से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल CaO, या 100 ग्राम CaCO3 से हमें क्या मिलेगा, 56 ग्राम CaO। ये ऐसे कह सकते हैं 100 ग्राम से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल CO2, या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से 1 मोल क्या मिलेगी, CO2, या क्या मिलेगा, 44 ग्राम CO2, या कह सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। मतलब किसी का भी रिलेशन ले सकते हैं, मोल का मोल से, मोल का मास से, मोल का वॉल्यूम से, या वेट का मोल से, ऐसे कुछ भी कोई भी रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, ये है अमोनिया ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, वो क्या, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी और क्या बनाया, अमोनिया। तो सबसे पहले इसमें स्टोइचियोमेट्री हमें वैलिड करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 2 थे तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2। नाइट्रोजन 2 हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इसमें कॉफिशिएंट रेशो देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 2 है। और ये क्या है, 1:3:2, ये सिंपलेस्ट रेशो है, इससे और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। और जो सिंपलेस्ट रेशो है वही क्या कहलाएगा, स्टोइचियोमेट्री रेशो। तो इसका स्टोइचियोमेट्री रेशो कितना हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2। ये इसका रेशो रहा, ठीक है। तो इसका इस स्टोइचियोमेट्री रेशो का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन गैस के 1 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिएंगे, 3। तो यह नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 3 मोल से। यह नाइट्रोजन के 1 मोल से कितने अमोनिया के मोल बन जाएंगे, 2। या हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के 1 मोल से, या नाइट्रोजन के 3 मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, 2। आपस में रिलेशन है किस, ठीक है। तो अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो इसके कितने मोल यूज करने पड़ेंगे, 3, और इन दोनों से रिएक्शन होकर इसके कितने मोल बनेंगे, 2, ठीक है। या इसका वेट देख लो, 1 मोल का वेट कितना होगा, नाइट्रोजन एटम का होता है 14, तो N2 का क्या हो जाएगा, 28। इसका हाइड्रोजन के H2 का कितना वेट होगा, 2 ग्राम। तो 3 मोल का कितना, 1 मोल का कितना हो गया, 2 ग्राम, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। ये ऐसे देख लें, अमोनिया का N का होगा 14, H का कितना होगा 1, मगर 3 H है तो कितना होगा 3, तो 14 + 3 कितना हो गया 17, मगर 1 मोल का 17 है और 2 मोल का कितना हो जाएगा 34 ग्राम। यह वॉल्यूम देख लो, एक गैस होगी, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर किस पे, STP पे। और 3 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। या 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि ट्वाइस होगा, किसके, 22.4 लीटर के, वो भी किसके लिए, गैस के लिए, वो भी किस पे, STP कंडीशन पे। तो समरी यह है कि मास, मोल का मोल से रिलेशन निकाल सकते हैं, मास का मास से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, या मोल का मास से, मोल का वॉल्यूम से, मास का, मतलब किसी का भी किसी से रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए अब किस तरीके से प्रॉब्लम इसमें आएंगी। ये कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ रेसिड्यू विल बी ऑब्टेन आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ये कह रहा है 10 ग्राम CaCO3 को हीट करने पे, स्ट्रांगली हीट करने पे कितना अमाउंट रेसिड्यू का बचेगा। रेसिड्यू वो होता है जो कंटेनर की तली में बच जाए, जो कंटेनर की तली में रह जाता है उसे बोलते हैं रेसिड्यू, और जो वापस जो चीज़ उड़ जाएगी वो गई, बात खत्म हो गई। जैसे तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। उसने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मैंने आपको बताया जब भी मेटल के कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। कौन से मेटल का, जो मेटल इसमें प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्शियम का ऑक्साइड।
और साथ में क्या रिमूव हो जाती है, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। ये गैस फॉर्म में है तो ये तो उड़ जाएगी, और ये उड़ जाएगी तो बस क्या बचेगा, ये बचेगा। तो यही जो ये CaO मेटल ऑक्साइड है, ये सॉलिड है, सॉलिड है तो ये पड़ा रह जाएगा तली में किसकी, कंटेनर की, और इसे बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा, अगर इसका 10 ग्राम लूँ तो इसका कितना अमाउंट मिलेगा। तो मैं एक रिलेशन निकाल लूँ। यहाँ पहले तो चेक करिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। इक्वेशन ऑलरेडी ये बैलेंस है, बैलेंस है तो स्टोइचियोमेट्री रेशो देखो, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका भी इसका 1। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, तो आप बस इन दोनों को लेके चलो। इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका भी स्टोइचियोमेट्री 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 स्टोइचियोमेट्री का मतलब हुआ अगर इसका एक मोल, इसके एक मोल को डिकम्पोज करूंगा तो उसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1 मोल। इसके एक मोल का वेट होता कितना है, 100 ग्राम। कैसे पता चलेगा, मोलकुलर मास। जो मोलकुलर मास है वही क्या होता है, एक मोल का मास होता है, तो कितना आ जाएगा 100। कैसे, कैल्शियम का होगा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू 3 कर देंगे वो। ठीक है, चलिए, तो इसके एक मोल का वेट हो गया 100 ग्राम, उसके एक मोल का वेट कितना होगा 56, क्योंकि कैल्शियम से आया कितना 40 और ओसा आ गया 16, तो कितना हो गया 56। तो क्या रिलेशन बना कि इसके एक मोल से उसका एक मोल प्रोड्यूस होगा, या कह लो इसके 100 ग्राम से क्या होगा, इसका 56 ग्राम क्या होगा, रिड्यूस होगा। मैंने मोल को ग्राम में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि ग्राम में वैल्यू दे रखी है और ग्राम में पूछ रहा है। तो बस अब तो बात खत्म हो गई। 100 ग्राम से कितना कितना CO मिलता है 56, तो 1 ग्राम से कितने मिलेगा, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100, और 10 ग्राम से कितना मिलेगा, इनटू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। तो देखिए आंसर सीधा सीधा कैसा आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए एक 100 से तो कितना मिल रहा है, 100 से तो मिल रहा है 56, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा जी, 1 ग्राम से मिल जाएगा 56/100, और इंटू 10 ग्राम से मुझे पूछना है क्योंकि 10 ग्राम का अमाउंट दे रखा है, तो 10 ग्राम से होगा तो इंटू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए बस सोल्व कर लेंगे इसे, कितना आ गया ये 5.6 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस या ऑब्टेन बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 10 kg लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और हैविंग 80% प्योरिटी। क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये कह रहा है कि हमारे पास, वो कह रहा है कि लाइम स्टोन को 10 kg लाइम स्टोन को स्ट्रांगली हीट करने से कितने मोल CO2 के प्रोड्यूस होंगे, कितने मोल CO2 गैस के प्रोड्यूस होंगे। मगर हमारे पास जो लाइम स्टोन है, जो बाजार से हम लाइम स्टोन लेके आए हैं, वो दुकानदार ने हरामीपन किया है, वो 80% शुद्ध है, 20% उसमें क्या है, मिलावट है। ठीक है, वो क्या है, तुमने कहा जो लाइम स्टोन हमारे पास अवेलेबल है कितना 10 kg का, वो 80% ही प्योर है। 80% प्योर का मतलब उसमें 80% ही CaCO3 होगा, बाकी 20% कुछ और इम्प्योरिटी मिली हुई है। तो पहले तो ये चेक कर लो। तो देखिए हमारे पास लाइम स्टोन का टोटल अमाउंट है कितना, तो 10 kg नहीं है, 10 kg में से 20% क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। तो 10 kg का जो 80% है वो काम का है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, हम क्या कर लें, 10 kg का हम क्या कर लें, यानी कि 10 kg का हम क्या कर लें, 10 kg का 80% निकाल लो कितना होगा। तो देखिए 80% कैसे निकालें, 80% 10 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ग्राम में लिखूँ, ग्राम देखिए, चलिए कोई बात नहीं, अगर यहाँ देखो समझो, आप इधर समझ लो, ये मेरे पास क्या है 10 kg है, 10 kg का मैं 80% निकालूं तो 80% क्या होगा 80/100। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8 kg। तो मेरे पास लाइम स्टोन का प्योर अमाउंट है कितना, 8 kg है। 8 kg का मतलब क्या हो सकता है 8000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होंगे। चलिए जी, 8000 ग्राम मेरे पास लाइम स्टोन है। अब मुझे निकालना है कि कितने मोल CO2 मिलेगी अगर इस लाइम स्टोन को स्ट्रांगली हीट करें। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि जब लाइम स्टोन को हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो उससे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस। ठीक, अब के क्या है, इसके बारे में दे रखा है और इसके बारे में पूछ रहा है, इसका वेट दे रखा है और इसका क्या पूछ रहा है, मोल। तो आप क्या करें, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस है। तो इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1 और उसका भी स्टोइचियोमेट्री कितना है 1। तो इस 1 का मतलब क्या हुआ, अगर इसका एक मोल लूंगा तो उसका भी, इसके एक मोल को हीट करने से उसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका तो अमाउंट तो पूछ रहा है मोल में, तो इसे तो मोल में रहने दो। इसका अमाउंट किस में दे रखा, मुझे वेट में दे रखा। तो एक मोल का वेट कितना होता है CaCO3 के 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 को अगर हीट करूं या डिकम्पोज करूं तो उससे मुझे 1 मोल क्या मिलती है, CO2 मिलती है। तो बात खत्म हो गई, बस क्या बात हो गई। अब तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन बन गया, 100 ग्राम से CO2 के कितने मोल मिलते हैं 1।
तो 100 ग्राम से कितने मिलते हैं बेटा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितने मिलेंगे 1 ग्राम से मिलेंगे 1/100। ठीक, और मुझे निकालने कितने से हैं 8 kg से। 8 kg मतलब 8000 ग्राम से, तो इनटू क्या कर देंगे 8000 ग्राम। ठीक है, बस आंसर आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 80 मोल आ जाएंगे, 80 मोल ऑफ CO2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए और एक प्रॉब्लम देखें, ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन एट NTP इफ 10 ग्राम ऑफ CO3 वाज स्ट्रांगली हीटेड। वो कह रहा है 10 ग्राम CO3 को अगर स्ट्रांगली हीट करूं तो कितना वॉल्यूम मिलेगा CO2 का। ठीक है, और किस पे NTP पे। तो बस बात खत्म हो गई। देखिए हमने क्या करा, इक्वेशन लिखिए, CaCO3 को हीट कर दिया। CaCO3 को हीट करेंगे तो इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस बन जाएगी। ठीक, अब इसका क्या, इस इक्वेशन को बैलेंस करिए तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें, इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 1, और इसका भी स्टोइचियोमेट्री यहाँ कितना है ये 1। तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो कितना आ गया 1:1 आ गया। तो इस 1:1 का मतलब क्या है, अगर इसके 1 मोल यूज होंगे तो इसके 1 मोल को डिकम्पोज करूंगा तो उसका भी 1 मोल बनेगा और उसका भी 1 मोल बनेगा। फिलहाल किसकी बात कर रहा है वो, ये हमें दे रखा और इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसे छोड़ दो, इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे अब हम। तो देखिए, तो इसके 1 मोल को अगर डिकम्पोज करूं तो उससे कितना मोल बनेगा, उसका भी 1 मोल बनेगा। एक तो इसका अगर 1 मोल यूज करा तो उसका भी क्या बनेगा 1 मोल, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1:1 है। अब इसके 1 मोल का वेट, इसे ये अमाउंट किस में दे रखा, मुझे मोल CaCO3 मुझे मोल में नहीं वेट में दे रखा है। तो मैं ग्राम में, ग्राम कितना दे रखा 10 ग्राम, तो इसे ग्राम में बदल लूँ तो 1 मोल का वेट कितना होगा 100 ग्राम होता है। CaCO3 के 1 मोल का वेट कितना होता है 100 ग्राम। कैसे, वो किसके इक्वल होता है, इसके मोलकुलर वेट का। मोलकुलर वेट कई बार निकाल चुके हैं कितना 100 ग्राम। चलिए, तो इसका तो वेट मैंने इसका 1 मोल यूज होगा तो उसका भी 1 मोल बनेगा, मगर ये मोल में नहीं ग्राम में दे रखा है, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 मोल में कितने होंगे 100 ग्राम, और वो मोल में नहीं पूछ रहा, किस में पूछ रहा वॉल्यूम में। तो 1 मोल गैस का NTP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट NTP। तो बस बात खत्म हो गई कि इसके 100 ग्राम से उसके कितने CO2 के वॉल्यूम मिल रहे हैं 22.4 लीटर वॉल्यूम मिल रहा है CO2 का। ठीक है, तो 100 ग्राम से कितना मिल रहा है बेटा 22.4 लीटर ऑफ NTP। तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा, अब तो निकाल दोगे। तो देखिए 100 ग्राम से मिल रहा है इतना, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 22.100 कर देंगे, और इंटू 10 ग्राम से निकालना तो इंटू क्या कर देंगे 10। ठीक है, ये तो सिंपल मैथ हो गया एक। नेक्स्ट देखिए, अब किसी को जलाएं, अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है उसको अगर मैं क्या कर रहा हूं जला रहा हूं। जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से सफिशिएंट, यानी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं आप जला, यानी कि रिएक्शन करा रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस की एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब सफिशिएंट, जितनी भी ऑक्सीजन उसे चाहिए उसे आप क्या कर दें, कंप्लीट पेट भर के ऑक्सीजन उसे दे दें, तो वो क्या हो जाता है जल जाता है। ठीक, ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहा हूं इसे, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल के अंदर केवल कौन से एटम प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलूंगा हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलिए हाइड्रोकार्बन को मैंने जलाया किससे, यानी कि जला दिया। जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। और जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो दो ही चीजें बनती हैं, क्या, एक कार्बन का तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जो हाइड्रोजन एटम है उनका क्या बन जाता है वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर, जब भी किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। CO2 तो गैस फॉर्म में निकलती है और जो वाटर निकलेगा वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। वो अलग बात है कि इसके जलाने से एक साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। वो हीट क्या करेगी, इस वाटर को हाथों हाथ किस में कन्वर्ट कर देती है, वेपर में। इसलिए हमें वाटर पानी की फॉर्म में निकलता दिखाई नहीं देता, उड़ जाता है। ठीक है, मगर निकलता लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखना। चलिए खैर बात करें ये इक्वेशन क्यों बता रहे हैं यहाँ। तो देखिए अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने x, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने y, तो इस हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिएगी। तो उसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन है, आप ध्यान रखना। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने x और हाइड्रोजन कितनी है y, तो O2 हमें कितनी चाहिए x प्लस y/4। ये x प्लस y पूरे का कंप्लीट 4 नहीं है, y का 4 है केवल सिर्फ। ठीक है, तो कितनी हमें क्या चाहिएगी, ऑक्सीजन चाहिएगी x प्लस y/4। और उससे कितने मोल CO2 बनेगी, जितने कार्बन है, जितने कार्बन एटम है उतने ही क्या बन जाएगी CO2। अगर x कार्बन एटम है तो x मोल क्या बन जाएगी CO2। और जितने एटम हाइड्रोजन एटम के हैं उसके हाफ, यानी कि y/2 क्या बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इक्वेशन ध्यान रखना है। अगर
कुछ ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें पहले से कुछ ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हों। मान लीजिए कार्बन कितने एक्स और हाइड्रोजन कितने वाई और ऑक्सीजन कितने हैं जेड। तो इसमें क्या हो जाएगी, कुछ ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है इसके अंदर, तो यहाँ आप कम ऑक्सीजन चाहिए कुछ, और कम चाहिए तो कितनी कम चाहिएगी, माइनस कर देंगे जेड/2। जेड क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक्स प्लस वाई/4 माइनस जेड/2, इतनी क्या चाहिए, इतने मोल क्या चाहिए O2। और CO2 तो हमेशा कितनी बनेगी, जितने कार्बन थे, और वाटर मॉलिक्यूल हमेशा कितने बनेंगे, जितने हाइड्रोजन एटम थे उसके हाफ। क्लियर। चलिए देखें, जैसे कह रहा है 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, हमारे पास 10 ml थे किसके, गैसियस हाइड्रोकार्बन के। ऑन कंबर्शन गिव 40 ml ऑफ CO2 गैस एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर। व्हाट विल बी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। ये कह रहा है मेरे पास एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसका वॉल्यूम कितना था, मेरे पास 10 ml। जब मैंने इसको जलाया तो जलाने से जो CO2 मिली उसका कितना वॉल्यूम मिला, CO2 40 ml क्या मिल गई मुझे, CO2 मिल गई, और 50 ml मुझे क्या मिल गया, वाटर वेपर मिल गई। तो ये कह रहा है इस हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कितना है, CXHY है, CXHY है। तो इसको जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिएगी जी, X प्लस Y/4, और इससे कितने मोल CO2 बनेगी, जितने कार्बन एटम थे उतने मोल क्या बनेगी CO2, और जितने एटम हाइड्रोजन थे उसके हाफ क्या बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल। ये इक्वेशन हो गई। चलिए अब देखिए स्टोइचियोमेट्री रेशो अगर निकालें तो इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, तो वो उसका कितना है x। इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इसकी देखो ये दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इन तीन का रिलेशन दे रखा है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मोल स्टोइचियोमेट्री कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो ये स्टोइचियोमेट्री 1, तो इसका कितना x और इसका कितना है y/2, तो ये रेशो हो गया। अगर इसका एक मोल लूंगा तो उसके कितने मोल बन जाएंगे, x मोल, और वाटर के कितने बन जाएंगे, y/2 मोल। ठीक। अब देखिए मोल का और वॉल्यूम का रेशो सीधा सीधा जो रेशो मोल का होता है वही वॉल्यूम का होता है, वही वेट का होता है। तो ये एक मोल का मतलब या एक वॉल्यूम कह सकता हूं। अगर इसका एक वॉल्यूम लूंगा तो उसका कितना लूंगा, x वॉल्यूम, या उसका कितना लूंगा, y/2 वॉल्यूम। या कह लो इसका 1 ml लूंगा तो उसके कितने बनेंगे, x ml बनेंगे, और उसके कितने बनेंगे, y/2 ml बनेंगे। ml में हमें बात दे रखी, तो बस बात अब सॉल्व हो जाएगी। देखिए तो देखिए जो मोल का रेशो है वही वॉल्यूम का रेशो होगा, वही वॉल्यूम लीटर में रेशो होगा, वही ml में होगा। तो अगर इसका 1 ml है तो उसका कितने ml हो जाएंगे, x ml बन जाएंगे, और उसके कितने बन जाएंगे, y/2 ml। क्लियर। मगर इसका ml दे रखे हैं कितने, 10, तो अगर ये 10 ml होगा, अगर ये 10 ml होगा तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई हो गई तो वो कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, और वहाँ 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई अब तो। चलिए तो देखिए, तो CO2 के कितने, अगर इसके 10 ml है तो उसके कितने बन गए थे, 10x ml, और उसके कितने बन गए थे, 10/2 यानी कि 5 ml। अब ये जो CO2 के ml दे रखे हैं वो दे कितने रखे हैं उनने, 40 ml, तो 10x इजिकल टू क्या हो गया, 40। तो यहाँ से x निकल कर आ गया कितना, 4, तो x की वैल्यू तो आ गई 4। ऐसे ये कितना था, 5y, और 5y किसके इक्वल होगा, 50 के। तो यहाँ से y इजिकल टू कितना आ गया, 10, और जब x और y की वैल्यू निकल कर आ गई तो बस मोलकुलर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा किसका, हाइड्रोकार्बन का। कितना, ये क्या था, CXHY था, x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, तो C हो गए 4 और H हो गए 10। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 डिकम्पोज देन फाइंड, क्या करना है, अमाउंट ऑफ रेसिड्यू इन रिएक्शन। रेसिड्यू कौन हो जाएगा, CaO, क्योंकि CO2 उड़ जाएगी। वॉल्यूम एक्यूपाई बाय द CO2 एट STP। चलिए देखें, अगर हम बात करें इसमें तो कह रहा है कि CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं, तो इसको हीट करिए। जब CaCO3 को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस रिमूव होगी। तो इसका अमाउंट दे रखा है कि ये कह रहा है कि हमने क्या करा है, 50 ग्राम CaCO3 को क्या करा है, हीट करा है, तो कितना रेसिड्यू बनेगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसकी और इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक, तो इसका देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, वहाँ भी 1 होगा, तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो हो गया 1:1:1। इस स्टोइचियोमेट्रिक रेशो 1:1 का मतलब क्या है कि अगर इसके 1 मोल यूज़ होंगे तो उसके भी 1 मोल यूज़ होंगे। मगर मोल में ना तो हमें कोई अमाउंट गिवन है ना ही पूछ रहा है, तो हमसे किस में अमाउंट जो है वो किस में दिया है, ग्राम में। तो इसके 1 मोल का वेट कितना होगा, इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है तो उसका 1 मोल बन रहा है, ये हमें एक रिलेशन पता चल गया।
तो एक मोल का वेट कितना होगा इसका 100 ग्राम और इसके एक मोल का वेट कितना होगा 56, ठीक है। तो अब हमें ये रिलेशन भी पता चल गया कि इसके 100 ग्राम को डिकम्पोज करूँ तो रेसिड्यू कितना बचेगा 56 ग्राम, ठीक है। रेसिड्यू मतलब जो तली में रह जाएगा कंटेनर की, क्योंकि तो उड़ जाएगी। तो इसके 100 ग्राम से इसके कितने मिलते हैं 56 ग्राम। तब तो बात खत्म हो गई, 100 ग्राम से कितना मिलता है 56 ग्राम। तो इसके 50 ग्राम से कितना मिल जाएगा 50 ग्राम से हाफ मिलेगा, 56 का क्या कर देंगे हाफ, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 100 ग्राम से कितना मिल रहा है 56, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 56/100, तो 50 ग्राम से कितना मिलेगा इंटू 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 56 का हाफ 28 ग्राम CaO मिल जाएगा, या रेसिड्यू बच जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे केस में, पूछ रहा है कि CO2 वॉल्यूम पूछ रहा है इसका। तो देखिए इसमें भी रिलेशन क्या था, इसके एक मोल को अगर हम क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे तो उससे एक मोल मिलेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1:1 है। तो अगर इसके एक मोल को डिकम्पोज करूं तो उससे CO2 का एक मोल मिलेगा, ठीक। अब इसका अमाउंट दे रखा मुझे ग्राम में, तो इसका एक मोल का वेट देख लो, एक मोल का वेट होगा 100 ग्राम, और उसके एक मोल का वॉल्यूम देख लो, क्योंकि उसमें वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसके एक मोल से उसका एक मोल बन रहा है, तो इसके एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, इसको तो वेट में ले जाऊंगा क्योंकि वेट दे रखा है, और उसके एक मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा क्योंकि वॉल्यूम में आंसर पूछ रहा है। तो इसका एक मोल का वॉल्यूम कितना, वेट कितना होगा 100 ग्राम, ठीक। तो 100 ग्राम से कितना मिलता है एक मोल, या एक मोल का भी वॉल्यूम कितना होगा STP पे 22.4 लीटर। तो ये सिचुएशन बन गई, ये रिलेशन बन गया कि इसके 100 ग्राम को डिकम्पोज करूं तो उसका CO2 का कितना वॉल्यूम मिलता है 22.4 लीटर मिलता है, किस पे STP पे, क्योंकि किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, किस पे STP कंडीशन पे या NTP कंडीशन पे। तो ये क्वेश्चन आ गई, 100 ग्राम से कितना मिलेगा इतना वॉल्यूम, तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा जी डिवाइडेड बाई 100, और 50 ग्राम दे रखा है इसका, तो 50 ग्राम से कितना मिल जाएगा इंटू 50, तो कितना आ गया 11.2 लीटर। ये ऐसे कह लो 100 ग्राम से एक मोल, तो 50 ग्राम से कितना मिलेगा हाफ मोल, और एक मोल का वॉल्यूम इतना, तो हाफ मोल का कितना होता है इतना। देखिए ये कह रहा है इफ CaCO3 इज 90% प्योर, 20 ग्राम ऑफ CaCO3 is decomposed, then volume occupied by the CO2 at STP will be। हमारे पास क्या है 200 ग्राम CaCO3 है, मगर जो CaCO3 है 200 उसका 90% ही प्योर है, मतलब इस यानी कि 200 में से 90% क्या होगा CaCO3 होगा, बाकी इम्प्योरिटी होगी। हमें तो सिर्फ CaCO2 चाहिए, तो 200 में से प्योर यानी कि 200 ग्राम में से CaCO3 रियल में होगा कितना, तो 90% होगा। तो इसका 90% निकाल लिए, तो 90% तो आराम से निकाल सकते हैं। 100 का 90% कितना होगा 90, तो 200 का 90% कितना हो जाएगा 180। तो हमारे पास 200 ग्राम में से प्योर CaCO3 कितना है 180 ग्राम है। क्लियर। चलिए तब बात करें, तो देखिए तो CaCO3 तो हमारे पास वेट क्या था, यानी कि जो वेट है वो 200 ग्राम था, मगर 200 ग्राम का 90% प्योर है, तो 200 का 90% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब देखिए तो इक्वेशन तो आप बार बार लिख चुके हैं, हमें क्या है जब CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, इसके एक मोल से CO2 का कितना मोल बनता है 1, क्योंकि कई बार ये रिएक्शन आपने देख ली। तो एक मोल से 1 मोल CO2 मिलेगी, एक मोल CaCO3 का वेट होता कितना 100 ग्राम, और एक मोल गैस का STP पे वॉल्यूम होगा कितना 22.4 लीटर। तो ये इक्वेशन बन रही है कि 100 ग्राम CaCO3 को डिकम्पोज करने से कितना वॉल्यूम CaCO3 मिल रही है STP पे 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम से कितने मिलेगी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और 180 ग्राम से कितने मिलेगी इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, when 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न इन एक्सिस ऑफ O2 देन कैलकुलेट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है 32 ग्राम मीथेन को मैं क्या कर रहा हूं एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूं। एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा मतलब यानी कि मीथेन कंप्लीट जल गया है, इसका कुछ भी हिस्सा बचा नहीं है जलने से। चलिए तो क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न। तो ये कह रहा है कि 32 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हुआ होगा। दूसरा, वॉल्यूम एक्यूपाई बाय द CO2 एट STP। मीथेन को जलाने से जो CO2 निकली होगी, 32 ग्राम मीथेन को जलाने से जो CO2 निकलेगी वो कितने वॉल्यूम को एक्यूपाई करेगी STP पे। दूसरा, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, और इसमें जो वाटर निकला होगा जलाने से वो कितना अमाउंट वाटर का निकला होगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है, हम क्या करें जलाएं इसको। अगर आप क्या करेंगे देखिए मीथेन को जलाएंगे, मीथेन को जलाने का मतलब है कि मीथेन की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन से, और जब हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन का तो बन जाएगा CO2 और हाइड्रोजन की बन जाएगा वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस या तो आप इक्वेशन जो मैंने डायरेक्ट एक जनरल इक्वेशन बता रखी उससे कर लीजिए, क्या
कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, जितने कार्बन है यानी कि 1 प्लस जितने हाइड्रोजन है बाई 4, तो 1 तो हो गया कार्बन और हाइड्रोजन है 4, तो 4/4 1 यहाँ से आ गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 तो क्या चाहिए 2 मोल तो ऑक्सीजन। जितना कार्बन एटम है उतने ही क्या बनती है CO2, तो ये 1 मोल CO2 बनेगी। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे एटम, उसके आधा मोल क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो हाइड्रोजन एटम है कितने 4, तो बाई 2 कर दूंगा तो कितने बनेंगे 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएंगे। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब बैलेंस इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक रेशो देखो, इसका रेशो कितना है 1, इसका 2, इसका 1, इसका 2, तो ये क्या हो गया स्टोइचियोमेट्रिक रेशो हो गया 1:2:1:2। तो इस 1:2:1:2 का मतलब क्या है, अगर इसके 1 मोल है तो उसके कितने यूज होंगे 2 मोल, और उसके कितने फॉर्म होंगे 1 मोल, और उसके कितने मोल फॉर्म होंगे 2 मोल। बात खत्म हो गई। अब ये हमें किस में दे रखा है, ग्राम में, तो इसका ग्राम में बदल लो। 1 मोल का वेट कितना होगा, जो मोलकुलर वेट होगा मीथेन का वो कितना होगा, कार्बन का होगा 14 और हाइड्रोजन का आ जाएगा 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, कितना आ जाएगा 16 ग्राम। O2 का कितना होगा, O का होता है 16, O2 का हो जाएगा 32 तो हो गया 1 मोल का, मगर मोल 2 हैं तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम। इसका अमाउंट देख लीजिए, इसका अमाउंट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर हो जाएगा, तो इसे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और इसका अमाउंट पूछ रहा है, तो एक वाटर मोलिक्यूल का वेट कितना होगा 18 ग्राम और 2 मोल का कितना हो जाएगा 36। चलिए तो पहले हम क्या निकाल लें, पहले इसका और इसका, पहले O2 पूछ रहा है तो इसका रिलेशन लेके चल लो। तो इसके 36 ग्राम से ऑक्सीजन के कितने ग्राम मिलते हैं 64 ग्राम, ठीक है जी। तो मुझे देखिए तो क्या हो गया, सीधी सीधी सी बात हो गई, इसके 66 ग्राम से मीथेन के 16 ग्राम को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 64, ठीक। तो 32 ग्राम हमें दे रखा है, 32 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए कितनी चाहिएगा, इसका डबल। अगर इसको डबल कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा डबल, सीधी सी बात हो गई, ठीक है जी। ऐसे देख लो सिंपल मैथ, तो इसे मैथ में लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप तो वैसे ओरली निकल जाएगा। अगर ये 16 ग्राम से कितना है 64 रिक्वायर्ड हो रहा है, तो 32 ग्राम के लिए कितना होगा, अगर इसको डबल करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा डबल, तो कितना हो जाएगा 128 ग्राम। ये ऐसे देख लो 16 ग्राम के लिए कितना है 64 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा डिवाइडेड बाई 16, और 32 के लिए करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, CO2 की। CO2 का क्या पूछ रहा है वॉल्यूम, तो इसके 36 देखिए 16 ग्राम से कितना वॉल्यूम रिलीज होता है 1 मोल, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम STP कंडीशन पे, तो बस बन गई कंडीशन। 16 ग्राम के लिए कितना CO2 मिलता है 22.4 लीटर, तो 32 ग्राम के लिए क्या मिल जाएगा, जब डबल कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ये वैसे निकाल लो, 16 ग्राम के लिए कितना है 22 है, तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा डिवाइड कर देंगे, और 32 के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। अब किसके लिए कैलकुलेशन हो गई, वाटर के लिए। तो 1 मोल मीथेन को जब जलाता हूं तो 2 मोल वाटर मिलता है, या 1 मोल मीथेन का वेट कितना था 16 ग्राम और 2 मोल वाटर का वेट कितना था 36, क्योंकि एक का होता है 18। तो 16 ग्राम मीथेन को जलाने से क्या होगा 36 ग्राम वाटर मिलता है, तो 32 ग्राम जलाने से कितना होगा, अगर इसको डबल कर रहा हूं तो वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, 36 का डबल कितना हो जाएगा 72 ग्राम। या सिंपल सी बात करिए आप, बिल्कुल 8वीं क्लास में पहुंच जाइए कि 16 ग्राम से कितना मिलता है 36 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा डिवाइडेड बाई 16, और 32 से कितना मिलेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है टू 5.8 kg ऑफ ब्यूटेन ऑन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट वॉल्यूम एक्यूपाई बाई द CO2 एट STP। ये कह रहा है 5.8 ग्राम ब्यूटेन को मैं जलाता हूं तो उससे बताना है, उससे जो CO2 निकलेगी वो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी STP पे। तो ब्यूटेन क्या होता है, एल्केन का देखिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n CnH2n+2, ये होती है एल्केन। ब्यूटेन का मतलब, ब्यूट का मतलब कार्बन कितने हो गए 4, अगर कार्बन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4 2 8 + 2, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10। तो ये हो गया ब्यूटेन का मोलकुलर फार्मूला। तो ब्यूटेन का मोलकुलर फार्मूला हो गया C4H10। अब इसको जलाएं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी, कितने मोल ऑक्सीजन चाहिएगी 1 मोल ब्यूटेन को जलाने के लिए, तो देखिए तो कैसे करते हैं, वो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, जितने कार्बन है प्लस जितने हाइड्रोजन है उनका क्या करते हैं बाई 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4, तो ये है, और 10/4 कितना आ गया, ये आ गया 2.5 बोल सकते हैं इसे, 2.5 बोल सकते हैं या 5/2 बोल सकते हैं। तो 4 यहाँ से 2.5 यहाँ से कितना हो गया 6.5, तो कितने मोल चाहिएंगे 6.5। 6.5 को क्या लिख सकता हूँ 13/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो 6.5 ही आएगा।
तो अगर इसके 1 मोल हैं तो उसके कितने हैं 6.5 मोल हैं। और इससे कितनी CO2 बनेगी, जितने कार्बन एटम होते हैं उतने मोल क्या बनती है CO2, और जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उसके हाफ मोल क्या बनती है वाटर। तो ये कितने 10, तो वाटर कितने बन जाएंगे 5। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। बैलेंस इक्वेशन जब हमारे पास आ चुकी तो अब स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर इसके 1 मोल यूज होंगे, फिलहाल किसके बारे में दे रखा है, इसके बारे में दे रखा है और इसके बारे में पूछ रहा है, तो जिन दो सब्सटेंस के बारे में जिक्र कर रहा है बस उन्हीं को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे हम। तो अगर इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है तो उसका कितना है 4। तो इसका अगर 1 मोल अगर 1 मोल मीथेन को जलाऊंगा तो उससे 4 मोल क्या मिलेगी CO2 मिलेगी, बात खत्म हो गई। तो 1 मोल का वेट इसको वेट में कन्वर्ट करूं क्योंकि इसका वेट दे रखा है कितना 5.8 kg। तो 1 मोल का वेट क्या होगा मीथेन का, वो होता है 58 ग्राम। कैसे पता चला, कार्बन का होगा कितना 12 × 4 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो वो कितना आ गया 58। तो 58 ग्राम 1 मोल का इसका वेट तो हो गया 58 ग्राम। उसके 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, मगर 4 मोल है तो इंटू क्या कर देंगे 4। तो ये रिलेशन आ गया कि 58 ग्राम मीथेन को जलाने से कितनी CO2 वॉल्यूम निकल रहा है 4 × 22.4 लीटर। तो बस बात खत्म हो गई। तो 58 से इतना, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, डिवाइड कर देंगे 58 से। और कितने के लिए पूछ रहा है अब जा, 5.8 kg है ये। 5.8 kg का मतलब हो गया 5800 ग्राम। ठीक है, 1000 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, ग्राम में ले आएंगे केजी को। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या दे रखा था 5.8 kg दे रखा था। तो जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, क्योंकि एक पॉइंट है। तो बस इसकी इतने से निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, इसे सोल्व कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है व्हेन 3 मोल ऑफ KClO3 decompose under the STP condition then volume occupied by the O2 will be। ये कह रहा है KClO3 के 3 मोल को जब मैं क्या करता हूँ डिकम्पोज करता हूँ तो उससे जो O2 निकलेगी वो O2 STP कंडीशन पे कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। तो पहले तो इक्वेशन लिख लो भैया जी। तो KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये किसमें, इससे बनता है कैल्शियम यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकलती है ऑक्सीजन गैस। मगर इक्वेशन को बैलेंस करिए। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास KClO3 है और ये बना KCl और ये बना O2, तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे किसकी, O की बात कर लें तो O यहाँ कितने हैं 2 और वहाँ O कितने हैं 3। तो इसमें 3 है इसमें 2 है, तो जहाँ ओड नंबर हो उसे इवन कर लिया करो। तो ये ऑक्सीजन कितने थे 3 और यहाँ कितने थे 2, यहाँ तो इवन नंबर थे यहाँ ओड नंबर थे। तो ओड नंबर को इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब ऑक्सीजन 6 हो गए तो यहाँ भी O2 को 6 करने के लिए क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गए। मगर जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो K भी कितने हो गए 2 और Cl भी कितने हो गए 2, तो इसलिए यहाँ भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो K भी 2 हो जाएंगे और Cl भी 2 हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो कितना है 2:2:3 है, और ये सिंपलेस्ट है और इससे सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि 2, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया 2:2:3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके 2 मोल यूज होंगे, इसके 2 मोल को डिकम्पोज करूं तो उससे KCl के कितने मोल मिलेंगे 2 और ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे 3। फिलहाल हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में दे रखा है और इसके बारे में पूछ रहा है, तो इन दो को ही पकड़ेंगे। तो इसका तो अमाउंट हमें किस में दे रखा है, उसने मोल में दे रखा है, तो इसे तो मोल में रहने देंगे। और उसका भी किस में, उसका पूछ रहा है वॉल्यूम में, तो 2 मोल ये तो मोल पर रहेगा। 3 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 3 मोल का क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, किस पे STP कंडीशन पे, क्योंकि ये गैस है और STP कंडीशन पे है। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना लिख सकता हूँ 22.4 लीटर। तो बस ये सिचुएशन बनी कि इसके 2 मोल से इसके कितने वॉल्यूम बन रहे हैं O2 के इतने, तो 1 मोल से कितने बनेंगे डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, और 3 मोल से पूछ रहा है तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बस सोल्व कर लेंगे इसको। देखिए और एक देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कह रहा है फाइंड वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ O2 टू 128 ग्राम ऑफ सल्फर। वो कह रहा है 128 ग्राम सल्फर को कंप्लीटली जलाने में कितना वॉल्यूम O2 का रिक्वायर्ड होगा। तो पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए जी। सल्फर को मैं क्या कर रहा हूँ जला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर की रिएक्शन करिए किससे, ऑक्सीजन से। सल्फर की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये SO3 बनता है, SO2 नहीं SO3 बनेगा।
गैसो 3 क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए जब हम किसी को जलाते हैं तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा, और सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +6। ये कैसे पता चलेगा? ये अभी पढ़ेंगे आगे आगे, क्योंकि 11वीं की केमिस्ट्री है, अभी जस्ट फर्स्ट चैप्टर है, तो बहुत सारी बातें इसमें नई इन्वॉल्व होंगी जो आपको अभी नहीं मालूम है। तो जैसे चैप्टर टू चैप्टर चलते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिए कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 होती है, इसलिए क्या है, ये SO2 में नहीं, सीधा कहाँ जाएगा? SO3 में। चलिए वो आगे बाकी बाद में चलेंगे, रिडॉक्स में पढ़ेंगे, रिडॉक्स जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप समझ लो कि इससे जब जलाएंगे तो क्या बनेगा? SO3 बनेगा, SO2 नहीं। चलिए जी, सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, जलाने का मतलब है कि सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? SO3। अब इसे बैलेंस करिए इक्वेशन को, यहाँ सल्फर 1 है, वहाँ भी 1 था, यहाँ ऑक्सीजन कितने थे? 2, और वहाँ ऑक्सीजन कितने आ गए थे? 3। तो जहाँ भी और नंबर आ जाए तो उसे इवन बना लो, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करी तो ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 6। तो यहाँ भी 6 करने के लिए O2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, तो यहाँ भी ऑक्सीजन हो गए 6। मगर सल्फर वहाँ 2 हो चुके, तो यहाँ भी सल्फर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, तो अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 2। जो कोफिशिएंट रेशो है वही क्या है? सिंपलेस्ट है, तो वही क्या हो गया? स्टोइचोमेट्रिक रेशो। ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, बोलते हैं कोफिशिएंट, और इनका जो रेशो है सिंपलेस्ट रेशो, उसे बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक रेशो। तो फिलहाल इनका जो रेशो है वही सिंपलेस्ट है, तो वही क्या हो गया? कोफिशिएंट रेशो भी हो गया। तो 2:3:2। अब इसका मतलब क्या है रेशो का? कि अगर इसके 2 मोल यूज हो रहे हैं तो इसके कितने मोल चाहिएंगे? 3 मोल। यानी कि सल्फर के 2 मोल को कंप्लीटली जलाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 3। और इससे कितना मोल SO3 बन जाएगा? 2 मोल। किसके बारे में दे रखा है? पूछ रहा है। इसके बारे में क्या है? दे रखा है, और इसके बारे में पूछ रहा है, तो बस इन दोनों को लेकर चलेंगे। तो इसके 2 मोल से इसके कितने मोल? इसके 2 मोल के लिए क्या कितने रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन 3 मोल। ठीक है, तो इसका बस हमें वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है हमसे? O2 का वॉल्यूम, तो इसे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? इंटू 3 करेंगे। 22.4 लीटर भी क्यों हो गया 1 मोल का? क्योंकि गैस है और STP कंडीशन उसने दे रखी है। ठीक है, नहीं भी दे रखी तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो STP लेके चलेंगे। और इसका अमाउंट सल्फर किस में दे रखा है? उन्होंने वेट में, तो इसे वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल का वेट क्या होगा? जो सल्फर का एटॉमिक वेट है, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे, 64। तो इक्वेशन क्या बनी कि 64 ग्राम सल्फर को जलाने से कितने लीटर CO2 रिक्वायर्ड होती है? 64 ग्राम सल्फर को जलाने के लिए हमें इतने लीटर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 ग्राम को कितनी चाहिए? 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 64। और हमें कितने के लिए चाहिए? 128 ग्राम के लिए, तो उसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सॉल्व हो जाएगा। या वैसे देखिए जस्ट क्या कर रहे हैं? डबल। ये वेट डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 की जगह क्या हो जाएगा? इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि इसको डबल कर देंगे। देखिए नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Fe रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्ट विद 36 ग्राम H2O। ये कह रहा है कि 36 ग्राम वाटर से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना आयरन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, किसकी रिएक्शन हो रही है? उन्होंने कह रहा है कि 36 ग्राम वाटर से रिएक्शन करने के लिए कितने ग्राम क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो Fe की और वाटर की रिएक्शन हो रही है, तो पहले आप Fe और वाटर की रिएक्शन कराएं। जब भी क्या करेंगे, वाटर का हाइड्रोलाइसिस यानी कि आयरन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे क्या बनता है? इससे बन जाएगा, ये देखिए, ये बनेगा Fe2O3। Fe2O3 बनेगा। ये रिएक्शन कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा? जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन आपको क्लियर होती जाएंगी। नहीं तो आप क्या करिए, मैंने 1 मिनट यानी कि 1 मिनट केमिस्ट्री करके डाल रखे हैं, उसमें बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट या हाइड्रोलिसिस, ये सब रिएक्शन के एक छोटी छोटी से क्या कर रखे हैं, ट्रिक बता रखी है, किससे क्या बनेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अगर आप देखना चाहें तो। चलिए Fe प्लस, तो क्या होगा? Fe की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? आयरन इसका ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो जब भी मेटल क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा तो उसका ऑक्साइड बन जाता है और क्या हो जाती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो Fe का जो ऑक्साइड बनेगा वो Fe2O3 और ये क्या हो जाएंगी? हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। अब इक्वेशन को क्या करना है? पहले बैलेंस करना है, क्योंकि स्टोइचोमेट्री तभी लगा सकते हैं जब इक्वेशन बैलेंस हो। बैलेंस के लिए देखिए, अगर यहाँ करें Fe2 तो Fe कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो? यहाँ पे भी ट्वाइस कर दो, तो Fe बैलेंस हो गए। बात करिए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 थे और यहाँ भी 2 थे। मगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ कितने थे? 3, और वहाँ ऑक्सीजन कितना था? 1। तो यहाँ 3 थे और यहाँ 1 था, तो इसे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। जैसे इसे 3 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन आइटम कितने हो गए? 6 हो गए।
तो यहाँ भी H2 में 6 एटम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई, तो स्टोइचियोमेट्री रेशो क्या हो गया इसका, 2:3:1:3 हो गया। मगर फिलहाल किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में दे रखा और इसके बारे में पूछ रहा है, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे, बाकी को छोड़ दो। अब क्या इसके क्या रिलेशन बना इनमें कि इसके 2 मोल के वाटर के 3 मोल से रिएक्शन करने के लिए कितना Fe चाहिए, 3 मोल चाहिए, तो बस बात खत्म हो गई। इसके वाटर का भी, इसका भी क्या दे रखा है हमें, वेट दे रखा है, तो इसे वेट में कन्वर्ट कर लो। 1 मोल का वेट एक मोल वाटर का वेट होता है 18, क्योंकि O का होगा 16 और H2 से कितना आएगा 2, तो कितना हो गया 18। एक वाटर के 1 मोल का वेट होगा कितना 18, तो 3 मोल का हो जाएगा इंटू 3, ठीक है। तो इतने, और इसका देखें तो 3 मोल वाटर से कितने मोल Fe बन रहा है, 2 मोल। 1 मोल Fe एटम का वेट कितना होगा 56, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 56, तो ये रिलेशन बन गया जी। इतने ग्राम वाटर से रिएक्शन करने के लिए कितना Fe चाहिए, इतना, तो 1 ग्राम से कितना चाहिए, डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है, इससे क्या कर देंगे डिवाइड। अब हमें कितने के लिए पूछ रहा है, 36 वाटर से, तो 36 वाटर से कितना Fe मल्टीप्लाई करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, तो इसे 36 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा आंसर। ये कुछ रिएक्शन है, सम इम्पोर्टेंट रिलेटेड रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्शन यहाँ इन्वॉल्व होंगी मोल कॉन्सेप्ट में उनका कुछ रिलेशन लिख दिया है, मगर ये इक्वेशन यहाँ इस टाइप से आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट रिलेशन लिख दी है जिससे आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ये जैसे जैसे केमिस्ट्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ये समझ में आते जाएंगे, या मैंने आपको बता दिया है, मैंने 1 मिनट केमिस्ट्री करके रिएक्शन डाल रखी, हीटिंग, ये जनरली सब हीट करने वाली रिएक्शन है, तो आप क्या करें, हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन देख लो 1 मिनट केमिस्ट्री में, वहाँ सब आपको इसमें क्या है, इनके फंडे मिल जाएंगे, कैसे इनको ध्यान रखना है। फिलहाल थोड़ा सा मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे KClO3 को हीट कर रहे हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, O2 में। जनरली एक छोटी सी बात बताऊँ, इनऑर्गेनिक रिएक्शनों में क्या होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं जैसे O2, N2, CO2, H2, ये अगर हीट करने से ये पॉसिबल है कंपाउंड में से मैं एक O2 निकाल सकता हूँ, या CO2 निकाल सकता हूँ, या N2 निकाल सकता हूँ, या H2 निकाल सकता हूँ, तो तुरंत निकाल दीजिए, यही इनकी रिएक्शन होती है और कुछ नहीं। कहीं कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे इसको मैं हीट करूंगा तो KCl बच जाएगा और जो ऑक्सीजन था वो O2 की फॉर्म में भाग जाएगा। जैसे Ag2CO3 है कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, किसी भी कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस उड़ जाती है, CO2 उड़ जाएगी, बचेगा एक O, वो Mg के साथ MgO बनाता है, मगर जो MgO है वो क्या है, लेस रिएक्टिव होता है, तो इसलिए हाथों हाथ ये Mg ऑक्सीजन को रोकता नहीं, ऑक्सीजन को भी छोड़ देता है, ये ऑक्सीजन को भी छोड़ देगा तो O2 और निकल जाएगी, CO2 तो निकलेगी, अगर कार्बोनेट है तो CO2 तो निकलेगा ही, मगर साथ में क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मगर सिल्वर के केस में मेटल ऑक्साइड नहीं, सीधा सीधा मेटल Mg बन जाती है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड क्या है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन को भी छोड़ देता है और क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो ठीक है, तो सिल्वर के केस में यानी कि Ag के केस में Ag क्या होगा, Ag ऑक्साइड यानी कि सिल्वर का जो ऑक्साइड है वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन को और क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, सिल्वर क्या रह जाएगा, सिर्फ Ag रह जाएगा यानी कि सिल्वर। जैसे Ag2O है, कहीं भी सिल्वर ऑक्साइड है तो ये हीट करने से तुरंत क्या बन जाता है, Ag, और ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन गैस को। जैसे यहाँ बात करें मरकरी, तो मरकरी का ऑक्साइड भी क्या होगा, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल कर भाग जाएगी। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है, ये रिमूव नहीं करता क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल हो जाता है। तो कौन स्टेबल होते हैं ऑक्साइड में, कौन नहीं, तो ये आप ध्यान रखना है। कौन फिलहाल तो आप याद रख सकते हैं, ये थोड़ी सी बातें हैं जो आगे आपको केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेंगी। ये देखिए, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, किसी भी का बाइकार्बोनेट मतलब CO3 के साथ में H लगा होगा, तो ये होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को अगर आप क्या करेंगे, हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक साथ में क्या रिमूव होगी, CO2 और वाटर। देखिए CO3H है, तो CO3 है तो क्या होगा, O2 भी निकलेगा, और साथ में H है तो वाटर भी निकल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हीट कर दें, तो ये कहने का मतलब है कि कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं हम, तो कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और एक CO2 निकल जाएगी। ठीक है, चलिए खैर। तो जैसे अमोनियम नाइट्रेट NO2 है, तो अगर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से NN, ये नाइट्रोजन निकल कर भाग जाती है, ये और ये N2 निकल कर भाग जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट का अलग डिफरेंस है, तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें लाफिंग गैस निकलती है N2, और साथ में क्या निकल जाएगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये स्पेशल है, किसमें, वो नाइट्राइट था, ये नाइट्रेट है, ये वो NO2 था, ये NO3 है। तो NO3 के केस में जब अमोनियम NO3 हो तो अलग केस होता है N2O, ये लाफिंग गैस होती है। जैसे ये है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइट, देखो N2 दिखाई दे रहा है आपको, वाटर
अगर इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल कर भाग जाती है, मगर यहाँ हीट नहीं कर रहे हैं, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं। वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो जो मेटल है, इस मेटल का तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। देखिए वाटर दो फॉर्म में आएगा, H प्लस और OH माइनस। जो OH माइनस वाला पार्ट है वो तो किस पे जुड़ जाएगा, प्लस वाले पे, क्योंकि मेटल जाएंगे प्लस और नॉन मेटल जाते हैं माइनस में। तो इसका OH माइनस तो इस पे जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे H प्लस आके, तो इसकी क्या निकल जाएगी, अमोनिया। ये देखिए नाइट्रोजन एटम पे H प्लस आके जुड़ गया होगा तो क्या निकल गया होगा, अमोनिया। ये कह रहा है ऑल नाइट्राइड ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव अमोनिया। तो जिनका जितने भी नाइट्राइड है उनका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अमोनिया रिलीज कर देंगे। और मेटल पे कौन जुड़ जाएगा, OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। जैसे AlN3 इसकी वाटर से रिएक्शन कराएं तो एल्युमिनियम का नाइट्राइड है ये, तो नाइट N की तो क्या निकल जाएगी, अमोनिया, और इसका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ऑल द, ये कह रहा है ऑल फॉस्फेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव फॉस्फीन गैस। अगर नाइट्रेट की जगह क्या है, फॉस्फेट है, यानी कि N की जगह P है, तो क्या बन जाएगा, NH3 की जगह क्या बन जाएगा, PH3। तो देखिए जैसे Ca3P4 है तो यहाँ क्या है, ये क्या है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट है तो जब वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगी, फॉस्फीन बन जाएगी, PH3। और ये कैल्शियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब ये थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि जैसे Al के साथ में 3 OH जुड़ गए थे, कैल्शियम के साथ में 1-2 OH मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो वो डिपेंड करता है चार्ज पे, बैलेंसी पे। Al की बैलेंसी होती है 3, तो Al जनरली किस में रहता है, +3 में। +3 में रहेगा तो उस पर 3 OH आके जुड़ रहे थे। कैल्शियम पे क्या रहता है, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इस पर रहता है +2 है, तो कितने OH आके जुड़ रहे हैं, 2। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है ऑल द कार्बाइड्स, कार्बाइड्स मतलब कार्बन और मेटल। कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड बना होता है, कार्बन और मेटल से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बाइड्स। ऑल द कार्बाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब एथेन, मीथेन, ब्रोटेन। ठीक है। तो कह रहा है जितने भी कार्बाइड्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का ऐड होना, तो हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड। तो देखिए, तो कैल्शियम कार्बाइड इसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो इसका मेटल का तो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, और इसका क्या बन जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ऐसे एल्युमिनियम कार्बाइड है ये, एल्युमिनियम कार्बाइड मतलब मेटल और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है, कार्बाइड। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। इस पे भी मैंने एक 1 मिनट लेक्चर डाल रखा है, उससे आप पढ़ सकते हो कि किससे क्या बन रहा है, बहुत आराम से। ठीक है, वहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये इस टाइप की कुछ रिएक्शन है। ये कह रहा है ऑल द कंपाउंड्स इन विच एसिडिक H प्रेजेंट देन रिएक्ट विद, ये कह रहा है एक्वारिगा यानी कि रिएजेंट इज गिव द यानी कि एल्केन सम कार्बन एटम इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कह रहा है जैसे एसिडिक H हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ एसिडिक H है कहाँ नहीं, ये भी सारी चीज़ें जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। तो SON, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ सन, SON ये होता है सन, और X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनसे जुड़ने वाला जो H है वो क्या होता है, एसिडिक। और एक और है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, ठीक है। तो सन, तो ध्यान रखना SON सन, सन और हेलोजन, इनसे जुड़ने वाला जो H है वो एसिडिक होगा, और एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H भी क्या होता है, एसिडिक। जो ग्रिग्नार्ड रीजन से क्या कर लेंगे, तुरंत रिएक्शन कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन का ग्रुप और साथ में MgX, X मतलब कोई भी हेलोजन हो, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रीजन। जब भी ये क्या होता है, एक्टिव, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और ये एक्शन जब फॉर्म में आता है तो मेटल जाता है प्लस में और कार्बन जाता है माइनस में। ये एसिडिक H अगर इसे मिलेगा तो एसिडिक H मतलब H प्लस और ये रह जाएगा माइनस, तो O से जुड़ने वाला H एसिडिक है, तो तुरंत H प्लस इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, मेथेन, और बाकी MgX पे क्या लग जाएगा आके, OH माइनस। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन की भी अलग से एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, ये 11वीं क्लास में जो बच्चे हैं वो अभी मत देखिए, वो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे आगे केमिस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। जैसे CO2 की रिएक्शन हमने क्या करा दी, कार्बन से करा दे, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन इसका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में ले आएगा। जैसे Fe की वाटर से अभी रिएक्शन करी थी, ठीक है, तो वो डिपेंड करता नहीं कि Fe2O3 भी बन सकता है, Fe3O4 भी बन सकता है, और साथ में हाइड्रोगैस निकलती है, तो वो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन दे रखी है। जैसे यहाँ देखें हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास कोई भी एटम है, कोई भी मेटल है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, मतलब इसका ऑक्साइड बन जाएगा ये। अब वो कैसे, कितनी बैलेंसी होगी वो डिपेंड करेगा। अगर यहाँ Al है तो बैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3, ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2, तो क्या हो जाएगा Al पे, तो देखिए ये बन जाएगा AlO, इसकी बैलेंसी होती है 2, क्योंकि इस पर होता है -2, इस पर होता है +3, तो इसकी बैलेंसी होती है 3, तो इनका जो कंपाउंड होगा वो कैसा बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, Al2O3।
चलिए खैर, तो इन पे ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा, जैसे जैसे अभी तो 11वीं क्लास है तो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे, टॉपिक आते जाएंगे, आपको समझ में आती चली जाएगी बात। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच हाइड्रोजन गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 होगी, हाइड्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ 22.4 लीटर ऑफ NH3 गैस एट NTP। ये कह रहा है कि 22.4 लीटर अमोनिया गैस को STP कंडीशन पे हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या होगा, कितने कितने मोल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, अमोनिया को हीट करेंगे तो अमोनिया डिकम्पोज होगी, टूटेगी, और टूटेगी तो N की तो नाइट्रोजन एटम से तो क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन एटम से बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तब नहीं तो आप स्टोइचियोमेट्री नहीं लगा सकते। तो देखिए इसमें N एटम कितना था 1, और वहाँ नाइट्रोजन एटम कितने थे 2, तो यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हाइड्रोजन एटम, एक अमोनिया में हाइड्रोजन एटम कितने थे 3, मगर 2 से मल्टीप्लाई करते कितने हाइड्रोजन एटम हो गए 6, तो यहाँ पे H2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये भी कितने हो जाएंगे 6। अब ये बैलेंस हो गई, तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका 2 है तो इसका 1 है, इसका कितना है 3 है, तो ये रेशो हो गया 2:1:2। यही सिंपलेस्ट है, और सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि 2, 1 और 3 में 1 कॉमन है, और 1 कॉमन है तो बस सिंपलेस्ट रेशो हो गया। अब बात कर रहे हैं किसकी, अमोनिया की बात कर रहा है और हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो इसकी बात छोड़ दो, बस इन दोनों की बात करेंगे। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल को अगर डिकम्पोज करता हूं तो हाइड्रोजन के कितने मोल बनते हैं 3, बस बात खत्म हो गई। इस ये क्या दे रखा, वॉल्यूम में दे रखा है, तो 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा इंटू 2, तो इसका तो वॉल्यूम में, इसे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो अमाउंट है वो वॉल्यूम में दे रखा है, उसे मोल में छोड़ेंगे क्योंकि जो अमाउंट पूछ रहा है वो मोल में पूछ रहा है, तो बस बात खत्म हो गई। इतने वॉल्यूम से, इतने लीटर से इसके कितने मोल मिलते हैं 3, तो एक लीटर से कितना मिलेगा, इससे डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है, और कितने से पूछ रहा है 22.4 लीटर से, तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है जैसे केस 2, 1 तो सब एक ही बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपने कर लिए हैं पहले भी। ये कह रहा है अभी तक वो कह रहा था केस 1 तो था कि रिएक्टेंट एक ही सब्सटेंस था, आपका रिएक्टेंट की साइड में कितने सब्सटेंस हैं 2, तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। तो यहाँ देखिए सेम वही कहानी है, बस ये क्या है बैलेंस इक्वेशन है, और ये इनके क्या हो गए कॉफिशिएंट हो गए, तो इनका जो रेशो है वो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो, अगर इसके N1 मोल यूज होंगे तो इसके N1 मोल के से रिएक्ट करने के लिए बी के कितने मोल चाहिए N2, अगर A के N1 मोल है तो A के N1 मोल से रिएक्ट करने के लिए B के कितने मोल चाहिए N2, और C के कितने मोल बन जाएंगे M1, और D के कितने मोल बन जाएंगे M2। इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरा क्या है, थोड़ा सा समझने का है, तो देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Zn रिक्वायर्ड टू फॉर्म 44.8 लीटर ऑफ NH3 when Zn is heated with HCl। ये कह रहा है कितना ग्राम Zn चाहिए किसके लिए, टू फॉर्म कितना 44.8 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, कब, जब Zn किससे रिएक्ट करता है HCl से। देखिए Zn की रिएक्शन कराई HCl से तो क्या बन जाएगा ZnCl2, यानी कि देखिए इसका जो इसमें HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, माइनस वाला पार्ट तो मेटल पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा ZnCl2, और ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकली और क्या निकला Zn, पूछ किसके बारे में रहा है हमसे, वो HCl के बारे में। मगर क्या ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Zn रिक्वायर्ड टू फॉर्म इतने, हाँ 44 लीटर ऑफ NH3, कितना क्या बनाना है अमोनिया, अभी तो हाइड्रोजन बनी, अमोनिया तो कहीं बनी नहीं। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि 44.4 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितने Zn का अमाउंट चाहिए, किससे रिएक्ट करके HCl से। तो इस जब Zn ने HCl से रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन बनी है मगर अमोनिया नहीं बनी, तो अमोनिया रिक्वायर्ड, अमोनिया फॉर्म्ड करने के लिए हमें हाइड्रोजन की जरूरत होती नहीं होती। हम अमोनिया जनरली किस प्रोसेस से बनती है, जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तब अमोनिया बनती है। तो इस अमोनिया को बनाने के लिए तो क्वेश्चन क्या है समझो, इसमें इस डायरेक्ट रिएक्शन में तो अमोनिया नहीं बन रही, तो अमोनिया बनानी पड़ेगी। अमोनिया कैसे बनेगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन करके, तो क्या बन जाएगी अमोनिया। अब हमें कितनी अमोनिया चाहिए, हमें चाहिए कितनी अमोनिया 44.8 लीटर अमोनिया चाहिए, मतलब 2 मोल अमोनिया चाहिए, क्योंकि 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम
एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 44.4 लीटर का मतलब कितने हैं, 2 मोल। तो इसके 2 मोल के लिए हमें हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिएंगे, 3 मोल। ठीक है, कितने मोल चाहिएंगे, 2 मोल अगर मुझे अमोनिया बनानी है, क्योंकि 22.4 लीटर का मतलब है 2 मोल, और 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए मुझे कितने मोल अमोनिया, कितने कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल। और 3 मोल हाइड्रोजन कहां से बनेगी भैया, इसके 1 मोल, Zn के 1 मोल से 1 मोल हाइड्रोजन मिल रही है, मगर मुझे कितनी चाहिए, 3 मोल। 3 मोल चाहिए तो इसके भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 मोल। बात खत्म हो गई बस। आगे बात समझ में नहीं। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके 1 मोल Zn से 1 मोल हाइड्रोजन मिल रही है, मगर 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए मुझे कितनी मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल। तो मुझे यहाँ कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल। तो एक मोल Zn से 1 मोल अमोनिया, 1 मोल हाइड्रोजन बन रही है, तो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे कितने Zn के मोल लेने पड़ेंगे, 3। तो बस अमाउंट कितना चाहिए, तो Zn के कितने मोल चाहिएंगे जी, 3 मोल चाहिएंगे। वो पूछ रहा, ग्राम पूछ रहा है, तो 1 मोल का वेट Zn का कितना होगा, तो Zn के 1 मोल का जो भी मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, वो अमाउंट आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। हमें क्या चाहिए, 22.4 लीटर अमोनिया का मतलब है कि कितना, 2 मोल अमोनिया। और 2 मोल अमोनिया के लिए मुझे कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए थी, 3 मोल। अब 1 मोल Zn से कितनी मिल रही थी, 1 मोल हाइड्रोजन मिल रही थी, तो 3 मोल हाइड्रोजन किससे मिलेगी, 3 मोल Zn से। और 1 मोल Zn का वेट कितना होगा, 56, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, वो 65, तो 3 मोल Zn का कितना हो जाएगा, 65 इंटू 3, तो बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO2 एंड CO पास्ड ओवर, ये कह रहा है ओवर। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO2 एंड CO2 और CO का एक मिक्सचर है जिसका टोटल अमाउंट कितना है, 1 लीटर, पास ओवर ए रेड हॉट कार्बन। इसे किससे पास कर दिया, इस गैस के मिक्सचर को कहां से पास कर दिया, रेड हॉट कार्बन में से पास कर दिया। ठीक है, रेड हॉट कार्बन यानी कि पास ओवर ए रेड हॉट कार्बन, 1.4 लीटर वॉल्यूम इज एक्यूपाइड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन के एंड में जो गैस पास होकर निकल के आई किससे, रेड हॉट कार्बन से, तो वो जो वॉल्यूम अब एक्यूपाई करती है, वो कितना वॉल्यूम एक्यूपाई करती है, 1.4 लीटर वॉल्यूम एक्यूपाई करती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। दैट फाइंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड CO एट NTP। तो ये जो मिक्सचर था 1 लीटर का, इस 1 लीटर मिक्सचर में कितने परसेंट CO2 थी और कितने परसेंट CO थी, ये बताना है। देखिए जी, हम क्या करें, रेड हॉट कार्बन में से पास होने का मतलब क्या है कि इन गैसों की रिएक्शन किससे करानी है, कार्बन से। तो अगर हम CO2 की कार्बन से रिएक्शन करेंगे, तो कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये CO2 को रिड्यूस करके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लें, तो यहाँ कार्बन कार्बन कितने हो गए, 2, तो वहाँ भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए, और यहाँ भी कार्बन 2 थे और ऑक्सीजन भी 2 थे, हो गई बैलेंस। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टोटल मिक्सचर कितना था। मैंने एक बार रिएक्शन किससे कराई, देखिए CO2 और CO, ये दोनों रिएक्शन लिख लें। CO2 की कार्बन से रिएक्शन कराई, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO की कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट आ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन से रिएक्शन होकर क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिड्यूस कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि इसमें 1 लीटर में से मान लीजिए इसके कितने थे, x लीटर, तो उसके कितने होंगे, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने होंगे, 1 माइनस x लीटर। तो CO2 के अगर कितने हैं, x लीटर, तो CO के कितने होंगे, 1 माइनस x लीटर, क्योंकि टोटल दोनों का मिक्सचर कितना है, 1 लीटर। ठीक, चलिए अब अगर मान लीजिए इसका स्टोइचियोमेट्री हम देखें, स्टोइचियोमेट्री यहाँ 1, यहाँ कितना 2। अगर इसके x लीटर हम लेते हैं, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने लीटर बन जाएंगे, 2x। अगर इसके x लिए तो इसके कितने हो गए, 2x। अब ये x लीटर तो इससे रिएक्शन करके कंप्लीट खत्म हो गया, तो बस ये बन गया, और यहाँ से कोई रिएक्शन हुई नहीं, तो बस यही रहा कितना, 1 माइनस x लीटर। तो अब जो फाइनल वॉल्यूम हुआ, इनिशियल वॉल्यूम तो ये था x प्लस 1 माइनस x, यानी कि 1 लीटर। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल में अब ये खत्म हो चुका होगा, सिर्फ ये आ गया होगा और सिर्फ ये रही होगी। तो फाइनली क्या रहा होगा, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, 1 माइनस x लीटर तो यहाँ से, और 2x लीटर यहाँ से। तो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 2x प्लस 1 माइनस x, और ये फाइनल जो वॉल्यूम निकला है वो कितना बता रहा है, वो 1.4 लीटर। तो ये कितना आ गया, 1.4, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई 0.4।
और ये 0.4 हो गए, तो ये CO2 कितनी हो गई 0.4, तो CO कितना बचा होगा 0.6, क्योंकि टोटल इनिशियली वॉल्यूम कितना था मिक्सचर का 1 लीटर। 1 लीटर में से अगर ये 0.4 लीटर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 0.4, तो अगर ये 0.4 लीटर है तो वो कितना होगा 0.6 लीटर। परसेंटेज की बात करें तो 1 लीटर में से अगर 0.4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 40%, और ये कितना हो गया 60%। तो इनिशियल जो मिक्सचर था उस मिक्सचर में 40% तो क्या रही होगी CO2 और 60% क्या रहा होगा CO।